हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मित्रों, हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं लगातार, वो है करंट अफेयर का प्लेटफॉर्म। और पिछले कुछ दिनों से अभी वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके पीछे के कुछ रीजंस थे। वो रीजंस जो थे उन पर अभी कार्य हो चुका है और अब रेगुलर वीडियोस आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी होंगे, डेली के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, अगर एक होगा तो एक, दो होंगे तो दो, या इससे ज्यादा होंगे तो वो भी एक साथ कवर किए जाएंगे। तो अभी ये रेगुलर चलेगा, जो यूपीएससी और यूपीपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए भी होगा। आरओ वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो जुलाई तक के, जून तक का करंट अफेयर पढ़े, उसके बाद तो अभी बंद ही कर दो, ठीक है ना, और अपने एग्जाम पर फोकस करो। बाकी पीसीएस और यूपीएससी वाले सिर्फ फोकस करो। तो चलिए, आज के करंट अफेयर का जो सेगमेंट है उस पर हम बात करते हैं। अभी हाल में ही केंद्र सरकार ने एक योजना है, वो योजना क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। उसको उस पे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एक्चुअल में ये योजना जो है वो फार्मर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए, और एग्रीकल्चर में खासतौर पर ऐसी क्रॉप्स जो शायद कहीं ना कहीं से भारत में अभी कम उपज हो रही थी, या फिर कहीं ना कहीं से उनकी उपज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उस पर मेन फोकस किया जाएगा। तो अभी देखिए, आप पीआईबी की रिपोर्ट में भी इसे बताया गया है। तो यहां पर लिखा है कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना जो है इसको शुरू कर दिया गया है, या फिर अप्रूवल दिया गया है, जिसमें अगर देखते हैं तो लगभग 100 मुख्य ऐसी क्रॉप्स ली जाएंगी जिनकी प्रोडक्टिविटी भारत में कम हो रही थी। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो 1.7 करोड़ फार्मर्स इससे क्या होंगे, इससे बेनिफिट उनको मिलेगा या फिर लाभान्वित होंगे। और ये योजना 2025-26 के बजट में इसके बारे में बात की गई और इससे ही पैसा लिया जाएगा। अगर इसके साथ साथ देखते हैं तो ये योजना लगभग अगले 6 सालों तक रहेगी, और जिसका मेन उद्देश्य होगा भारत को आत्मनिर्भर बनाना। वो भी आत्मनिर्भर किस क्षेत्र में बनाना? दालों के क्षेत्र में। दालों के क्षेत्र मतलब ज्यादा से ज्यादा विभिन्न प्रकार की दालों को उगाना, और जहां हम अभी विदेशों से दालों को खरीदते हैं, आयात करते हैं, उस पर कमी लाना। क्योंकि दालों की संख्या यानी प्रोटीन सभी को चाहिए होती है, और भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल पाना दालों का एक सबसे अच्छा साधन है। बाकी भी अन्य जगह से प्रोटीन मिलता है, लेकिन दाल एक सुगम होता है जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आसानी से प्रोटीन अवेलेबल करा देता है। तो चलिए, हम इस जो स्कीम है इसके हर एक सेगमेंट को देखते हैं कि ये स्कीम में कितना बजट आएगा, कैसे काम करेगी, केंद्र सरकार इसमें कितना पार्टिसिपेट करेगी, किस किस क्षेत्र में होगी, कैसे फार्मर्स इसमें लाभान्वित होंगे, और कितने समय तक कैसे रहेगी, क्या कार्य होगा, सारे के सारे मेन पॉइंट सभी देखते हैं। चलिए, तो इसको शुरू करते हैं अब हम लोग। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि इस योजना को जो शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को, अगर हम देखते हैं तो ये 100 चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के लिए। 100 चुनौतीपूर्ण क्षेत्र मतलब ऐसे एरिया जहां पर एग्रीकल्चर धीमे धीमे क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है या फिर कम होता चला जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों के लिए जो 100 क्षेत्र हैं। यहाँ पर ये 100 डिस्ट्रिक्ट है, एक्चुअल में 100 डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं जहां पर इस योजना को शुरू किया जाएगा। और ये अभी हाल में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी है, ताकि इस योजना को लागू किया जाए। और ये योजना मुख्य रूप से किस पर होगी? कृषि पर निर्धारित होगी, और कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर निर्धारित या केंद्रित होगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहली बात तो कृषि उत्पादकता बढ़ाना। तो कृषि उत्पादकता बढ़ाना, कैसे उत्पादकता बढ़ाना? ऐसी फसलें जो अभी शायद नहीं पैदावार की जा रही है, फिर उनकी पैदावार कम की जा रही है, उन फसलों की उत्पादकता बढ़ाना। फसल का विविधीकरण करना, फसल का यानी जो क्रॉप्स उनका डाइवर्सिफिकेशन करना, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग किस्म की फसलों को उगाया जाए, मोटे अनाज को भी उगाया जाए, कई प्रकार की दालों को उगाया जाए। उससे क्या होगा? विविधीकरण हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, जिसमें भारत में कई प्रकार के अनाज उगने लगेंगे या फिर उनको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद टिकाऊ कृषि प्रथा के बारे में बात की गई है। टिकाऊ कृषि प्रथा के बारे में बात करते हैं तो ऐसी कृषि को यूज किया जाए जिसके माध्यम से पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे, यानी पर्यावरण के लिए वो नुकसान देना हो। इस तरह की कृषि का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और सरकार भी उसको प्रमोट करे। भंडारण सुविधा के बारे में भी इस स्कीम में बात की गई है कि इस स्कीम में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी रखे जाएंगे जहां पर ढेर सारे स्टोरेज यूनिट बनाए जाएंगे, जिससे कृषि में जो पैदावार हो रही है उसको सही जगह पर समेट के रखा जा सके, और इसका गलत यूज ना हो, या फिर ऐसा भी ना हो कि कहीं पर बह जाए या फिर बेकार हो जाए। तो उसके लिए भंडारण क्षेत्र भी बनाए जाएंगे, अभी भी है लेकिन और भी बनाए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा अनाज को एक जगह पर एकत्रित किया जाए। इसके बाद सिंचाई में भी सुधार किया जाएगा। राज्य सरकारें, जो अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें हैं, वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है वहां पर सिंचाई को लेकर के नए कार्य करेंगी, और अलग अलग जो योजनाएं चल रही थी उनके माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर अब कार्य होने लगेगा। तो कई अलग अलग योजनाएं नहीं चलानी होगी, एक ही योजना से सारा कार्य होने लगेगा।
इसके साथ साथ अगर कृषि क्षेत्र में किसानों को जो ऋण चाहिए होता है, कई प्रकार के किसान होते हैं जिनके पास धन की कमी होती है, तो सरकार से समय समय पर ऋण लेते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड या फिर अलग कई ऐसी सरकारी स्कीम चलाती है जिनको सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, तो वो सभी भी इसी स्कीम के माध्यम से पूरी हो सकेंगे। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से सारी की सारी योजनाओं को हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें हम योजना का किस तरह से क्रियान्वयन होगा, तो पहली बात देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट चीज है, इस योजना में जो पहले चलाई जा रही है टोटल 36 योजनाओं को मिक्स कर दिया गया है। मतलब अभी कौन कौन सी योजनाओं को मिक्स किया गया ये तो नहीं बताया गया, ये 31 जुलाई तक बताया जाएगा, लेकिन लगभग 36 योजनाओं को, इंपॉर्टेंट योजनाओं को इसमें मिक्स कर दिया जाएगा। और इसके मिक्स होने से क्या होगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं आपको मिल सकेंगी, अलग प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं जाना होगा। इसके साथ साथ इसमें 11 विभाग एक साथ काम करेंगे। 11 विभाग मतलब इन योजनाओं के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते थे, अब वो विभाग क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे। इससे लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों को भटकना पड़ता था, वो क्या होगा, अब खत्म होगा। एक ही योजना में सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। और अभी जो वर्तमान में शुरू किया जाएगा वो मुख्य रूप से 100 जिले लिए जाएंगे। पूरे भारत में जो इंपॉर्टेंट 100 डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर कृषि अभी कम हो रही है, या फिर कृषि में उत्पादकता कम हो रही है, या फिर पानी की वजह से किसान कृषि नहीं कर रहे हैं, या फिर छोड़ रहे हैं, या फिर कुछ खास किस्म की ही फसल बोई जा रही है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट को ही चूज किया जाएगा वर्तमान में, अभी जितना बताया गया है। भविष्य में इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी अगर देखते हैं तो ये 100 जिले अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 100 जिले हर एक राज्य से लगभग एक तो जिला शामिल ही किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों को ध्यान दिया जाएगा जो बहुत पिछड़े क्षेत्र है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, या साउथ के कई ऐसे स्टेट हो गए जहां पर कई डिस्ट्रिक्ट बहुत पीछे हैं। एग्रीकल्चर जहां होता था एक समय, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हो रहा है, या फिर कोई और भी कारण है जिसकी वजह से किसान अभी एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं कर रहे, उन जिलों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जिलों का एक चयन मापदंड भी तैयार किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार एक साथ मिलकर के काम करेंगी और उसके एरिया को तैयार करेंगी कि किस जिले में कौन सी फसल ज्यादा से ज्यादा उगाई जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा बोई जा सकती है, जिससे वहां पर किसानों को फायदा मिले। इसके बाद अगर देखें तो इसके लिए समितियों का गठन किया जाएगा। जो समितियां होंगी वो जिला स्तर पर बनाई जाएंगी, राज्य स्तर पर बनाई जाएंगी और राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाएंगी। ये समितियां क्या होंगी, जो कार्य होगा उसकी समय समय पर जांच करेंगी, उसके लिए नए नए उपचार लाएंगी, जिसके माध्यम से क्या हो सकेगा, ये योजना में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ भी पहुंचाया जाए। अगर हम देखते हैं तो इसमें एक पॉइंट और है, राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ हम तालमेल भी बिठाएंगे। तो राष्ट्रीय लक्ष्य का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लक्ष्य रहे हैं पहले से, कि हमको इस साल इतना ज्यादा प्रोडक्शन करना है, गेहूं का इतना प्रोडक्शन करना है, दालों का इतना प्रोडक्शन करना है, या फिर अन्य जो फसलें हैं, अन्न अनाज उसका प्रोडक्शन करना है, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा कि हम इस क्षेत्र से इतना ज्यादा प्रतिवर्ष प्रोडक्शन को बढ़ावा दें या फिर उसको अचीव करें। अगर हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने बात की थी कि लगभग 36 स्कीम्स को इसमें शामिल किया जाएगा। तो वो 36 स्कीम कौन सी है, वो 100 जिले कौन से हैं, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि भी नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी कुछ स्कीम है ऐसा माना जाता है कि ये शामिल हो सकती है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो अभी लोगों को वित्तीय सहायता मिलती थी 2000 रुपए हर 4 महीने, वो भी इसमें शामिल की जाएगी। फसल बीमा योजना को इसी के अंतर्गत ले आया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को भी इसी के अंतर ले आया जाएगा। कृषि उड़ान योजना है, इसको भी इसी के अंतर ले आया जाएगा। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है वो भी इसी के अंतर्गत ले आया जाएगा। और भी ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी शायद क्लियर नहीं की जा रही हैं या फिर उनको क्लासिफाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन बाद में उनको दर्शाया जाएगा। तो ये देखिए, जितनी भी स्कीम्स थी इनको अलग अलग तरीके से भी आप फायदा लेते थे, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी की सारी स्कीम्स आपको मिल गई और सारी की सारी सुविधाएं मिल गई और उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 100 जिलों की चयन के बारे में, तो 100 जिलों के चयन के बारे में पहले से आपको मैं बता रहा हूं, अभी तो इसके बारे में नहीं बताया गया कौन कौन से जिले लिए गए, लेकिन ऐसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जहां पर प्रोडक्टिविटी कम होती है, जहां पर फसल घनत्व कम है, या फिर जहां पर लोग ज्यादा से कम ऋण ले रहे हैं, कृषि के लिए ऋण ले रहे हैं, या फिर अपने उस क्षेत्र में कृषि को प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों को लिया जाएगा। हालांकि अभी आपको मैं बता देता हूं 31 जुलाई 2025 तक इसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। इसके लिए अभी कार्य चल रहा है और जब कार्य कंप्लीट हो जाएगा, जिले डिक्लेयर हो जाएंगे, तभी इसके बारे में बताया जाएगा। इसके साथ साथ वित्तीय आवंटन को देखें तो लगभग प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ रुपए शामिल किए जाएंगे जो अगले 6 वर्षों तक हर बार बजट में लाए जाएंगे। तो प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ रुपए अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है, जो कृषि सुधार के लिए बहुत सही है। और ये अगर हम देखते हैं तो एक बार फिर से कृषि के लिए रिवॉल्यूशन या क्रांतिकारी साबित हो सकती है इस तरह की स्कीम।
तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को प्रीलिम्स और मेंस के लिए रिवाइज करना है, लर्न करना है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जैसे काम हो रहा है तो काम को कैसे हम जांचेंगे, किस तरह से पता लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लगभग 117 प्रमुख प्रदर्शक संकेतक बनाए जाएंगे। इन संकेतक के माध्यम से हर साल क्या किया जाएगा, या हर महीने एक लिस्ट तैयार की जाएगी कि इसके माध्यम से पता चलेगा कि भैया इस जिले में कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। उससे डैशबोर्ड बनाया जाएगा और उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि इस स्कीम के माध्यम से इस जिले में इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है। इसमें नीति आयोग की भी भूमिका रहेगी, जो लगातार यहाँ की जो विभाग है उनको गाइड करेगी और नए नए तरीके बताएगी। इसमें केंद्रीय नोडल अधिकारी भी शामिल होगा जो इन योजनाओं को आगे बढ़ाएगा और कृषि जो किसान है उन तक पहुंचाएगा। इसकी महत्व को देखें तो आप पहले समझ सकते हैं कि इससे उत्पादकता बढ़ जाएगी, मूल्य संवर्धन पर भी प्रभाव पड़ेगा, स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार का अच्छा ऑप्शन होगा और धीमे धीमे जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर रहे थे वो भी रोक सकते हैं। और कृषि पर जब आगे हम बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भरता जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार की जो सामान हम बाहर से लाते हैं, अनाज बाहर से लाते हैं, वो बंद हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत की जो प्लानिंग सरकार करती है, केंद्र सरकार कर रही है हर क्षेत्र में, वो भी कहीं ना कहीं से प्रमोट होगी। तो ये स्कीम का मेन जो सेगमेंट था मैंने अभी आपको कंप्लीट कर दिया। लेकिन इससे संबंध में अभी मैं आपको कुछ MCQ भी दिखा रहा हूं और बता रहा हूं किस तरह से सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा ना कि अगर इस स्कीम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के बन सकते हैं, हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब देखिए प्रेडिक्ट करने का मतलब ये डिक्टो तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन लगभग इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने जिलों को लक्षित किया गया है और इसका चयन किन मापदंडों के आधार पर किया गया है। तो आपको पहले पता होगा, जिले अगर हम बात करते हैं तो कितने 100 जिले हैं, और 100 जिलों के साथ साथ देखते हैं तो जहां पर उत्पादकता कम है, फसल घनत्व कम है और इसके साथ साथ कम ऋण वितरण है। तो इसमें ये आंसर नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता होगा, इस योजना के तहत कितने प्रमुख प्रदर्शक संकेतक बनाए गए हैं। KPI अभी मैंने आपको बताया 117 बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से निगरानी रखी जाएगी मासिक रूप पर और वार्षिक में भी। तो देखिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 117 KPIs हैं जो मासिक रूप सब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं तो योजना के कार्यान्वयन में कितने विभागों की 36 योजनाओं को समन्वय शामिल किया है और इसके अतिरिक्त कितने अन्य साझेदारी होंगी। तो मैंने बताया था आपको लगभग 36 योजनाएं इसके अंतर्गत आएंगी और 11 विभाग भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार भी पार्टिसिपेट करेगी और जो निजी क्षेत्र के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 11 विभाग, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वार्षिक बजट इसमें कितना होगा, अभी सबसे लास्ट में लोगों ने पढ़ा, 24,000 करोड़ रुपए होगा और 6 सालों तक ये चलेगी। इसमें अगर हम देखते हैं लगभग कितने करोड़ किसान या कितने लोग लाभार्थी हो सकते हैं, तो लगभग 1.7 करोड़ लोग इससे लाभार्थी होंगे। मुख्य रूप से 1.7 करोड़ किसान इससे लाभार्थी होंगे। तो ये सारे जो प्रीलिम्स के पॉइंट हैं ये इससे बन सकते हैं, एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये भी मैंने आपके सामने रखा है। तो इसको आप क्या करें, पहले स्कीम को प्रीलिम्स के लिए मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। मेंस के लिए जिस तरह का मैंने शेड्यूल बनाया है वो सारा का सारा शेड्यूल मेंस के लिए होता है कि पहले इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, फिर न्यूज से रिलेटेड मेन सेगमेंट्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, किस तरह से कार्य होगा, वो सारा का सारा मेंस के लिए हो जाता है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट ने मोहर दे दी है, लागू हो जाएगी, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको पढ़िए, याद करिए, समझिए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, बताइए, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। पढ़ाई मन से करिए ताकि एग्जाम्स में वाकई आप पार्टिसिपेट उस तरह से कर सकें जिस तरह से करना चाहिए एज अ सीरियस स्टूडेंट की तरह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा सेगमेंट। हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।